हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनोरथ शर्मा और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में जो वीडियो हमने डाला था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस क्या होती है, ये कैसे एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है, या कई बार इसको हम ये भी कहते हैं दैट इट इज़ ए set of proposition that a researcher intends to or wants to put forth and seek an answer to a phenomena। जब किसी समस्या का हम कोई उत्तर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, उसके पैरामीटर्स में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, उसका रिलेशनशिप का क्या डायरेक्शन है, देन वी बिल्ड अप ए हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसमें कि हमने ये जाना था कि हाइपोथेसिस भी आप दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैं चीज़ों को दोहरा रहा हूँ फिर से, जैसे कि अगर आपके पास में एक काम को करने के, एक फिनोमेना को समझने के दो मेथड्स हैं, ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सा मेथड है जो अच्छा वर्क करता है। सो इस केस में मेरा एक नल हाइपोथेसिस ये हो जाएगा दैट इफ़ वी हैव टू मेथड्स फॉर ए सर्टेन फिनोमेना, नल हाइपोथेसिस विल बी, जो हम समझेंगे ये चीज़, ये एजम्पशन लेके चलेंगे कि दोनों ही मेथड जो है वो एक जैसे या एक बराबर काम करते हैं। एंड इसके विपरीत जो है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा, जिसमें कि हम हाइपोथेसिस को एक डायरेक्शन देना चाहेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हुए ये बताना चाहेंगे कि कोई भी दो मेथड कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। एक मेथड दूसरे मेथड की तुलना में हमेशा आपको अच्छा या बेटर प्रतीत होता है। सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद अ सिचुएशन और अंडरस्टैंडिंग एंड फेनोमेना, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बिल्ड अ हाइपोथेसिस। एंड इस हाइपोथेसिस में वी विल हैव एन टू हाइपोथेसिस। फर्स्ट वन दैट इज अ नल हाइपोथेसिस, जिसको हमारे प्रयास रहता है कि हम इसको रिजेक्ट कर सकें। एंड देन वी कम विथ ए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो, ठीक है, और उसमें आपको हाइपोथेसिस या फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में वो एक डायरेक्शन दे सके, आपके अंडरस्टैंडिंग को वो बेटर कर सके। सो बिफोर आर बिगनिंग ऑफ हाउ टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस, मतलब कि हमने अगर हाइपोथेसिस को बिल्ड कर लिया है, जैसे कि मैं एक आपका सिचुएशन ले सकता हूँ, जैसे कि मान सकूँ कि महिलाओं की शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। अर्थात जितनी महिलाएं शिक्षित होंगी उतना ज़्यादा जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर में वो कंट्रीब्यूट करेगी, उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो वही भी बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसे वेरिएबल को मैं टेस्ट करना चाहूँगा तो इस सिचुएशन में मेरा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा कि शिक्षा के बढ़ने से, ठीक है, महिलाओं के पार्टिसिपेशन रेशियो पे, अर्थव्यवस्था के अंदर में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा कि महिलाएं जैसे शिक्षित होती चली जाएंगी, इसका उनके जीवन पे या हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर पार्टिसिपेशन रेशियो या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। संभवतः आपको वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे कि होल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखा गया है, एज वी एजुकेट मोर फीमेल्स, जितनी महिलाओं को आप शिक्षित करेंगे उनका वर्क पार्टिसिपेशन हमेशा बढ़ता है। अब वो प्राइमरी से कई बार वो सेकेंडरी, टर्शरी और कई बार क्वार्टनरी जो हमारे सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना हो तो उसका एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो वो प्रोसीजर क्या है उसको आज हम जानेंगे, ठीक है, एंड ये जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट दैट इज व्हेन यू आर बिगनिंग hypothesis testing, you should know that whether hypothesis is a valid or not। ठीक है, आप जिस चीज़ को टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो ऐसा तो नहीं है कि डेटा जिन चीज़ों को जांचना चाह रहे हैं वो वैध ही नहीं है। तो हाइपोथेसिस वैसा बिल्ड करें जो वैध हो, ठीक है, एंड आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि कौन से हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट करना है और कौन सा हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट करना है। दैट मीन्स यू शुड हैव ए वेरी फेयर आइडिया, ठीक है, वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस, आपने दो चीज़ों के बीच में समान रूप मान रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या है। एंड ठीक है, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि दोनों में से एग्जैक्टली आपने करना क्या है। यू वांट टू रिजेक्ट ए हाइपोथेसिस और यू वांट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है रिसर्च का, आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं,
उसके आधार पर हम अपना हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको टेस्ट कर सकें। सो वी विल फॉर्मली बिगिन कि कौन कौन से स्टेप है, कैसे कैसे हम फॉलो करें, कौन सा टेस्ट लगाएं, और जानेंगे कि हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज you make a formal statement of what? The formal statement of hypothesis। यहाँ पे हम hypothesis को स्टेट करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस का निर्धारण करते हैं। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल में दिया पड़ा है कि मिस्टर मोहन जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एक पुराना जो ब्रिज है आपका, एक पुराना जो पुल है, क्या वो 10 टन से अधिक का भार उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। तो ये उनकी एक सिंपल सी समस्या है जो आम किसी भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हो सकती है, हमारे किसी शहर के अंदर ये समस्या आ सकती है। इस केस में नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस ये कहेगा कि हमारा जो ब्रिज है, ठीक है, उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी वो 10 टन के बराबर है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यह कहेगा कि इसके जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, भार उठाने की क्षमता, वो 10 टन से ज़्यादा है। इस स्थिति के अंदर में क्या होगा? हम कोशिश करेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाए, हमारा ब्रिज जो है वो सिर्फ 10 टन ही भार नहीं उठाता है, वो उससे ज़्यादा भी उठा सकता होगा। ठीक है, तो ये हालांकि ये मुझे नहीं पता, ये टेस्ट करने में पता लगेगा, बट नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम इस प्रकार से फ्रेम करते हैं। जब हाइपोथेसिस को आप उसका एक फॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि आपके प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसके आधार पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का दैट इज हम निर्धारण करते हैं कि हमारा जो टेस्ट होगा वो 1 टेल टेस्ट होगा कि वो 2 टेल टेस्ट होगा। अब हम इसको भी जानेंगे कि 1 टेल टेस्ट क्या होता है, 2 टेल टेस्ट क्या होता है। तो इसको बेटर है फॉर्मली एक लाइन में अगर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसी संख्या से अगर वो ज़्यादा है या कम है, जैसे कि इस केस में हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शो कर रहा है जिसमें कि म्यू से शो किया जा रहा है, अगर इसकी क्षमता 10 टन से ज़्यादा दिखाई जा रही है या अगर कम दिखाई जा रही है, दोनों में से एक या तो ज़्यादा होगा या वो कम होगा। अगर एक चीज़ को बताया जा रहा है तो हम यूज़ करेंगे 1 टेल टेस्ट। अगर हमारे पास में दोनों ही चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है कि वो ज़्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है, एक ऐसा टेस्ट को आइडेंटिफाई करें जिसमें कि बच्चे जो हैं या तो बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हो या बहुत बुरे परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे हम क्या 2 कंडीशन लगा रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ऐसी स्थिति के अंदर में हम 2 टेल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो बिफोर बिगनिंग तो जाने कि कौन सा टेल टेस्ट क्या होगा, तो इसकी थोड़ी सी बारीकियों को समझने का कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे। इसकी कल्पना ऐसा करिए कि क्लास में पढ़ने वाले ये सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्लास के अंदर में जब बच्चों को कोई वर्क मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, टास्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस भी वेरी करता है। दैट मीन्स हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल के अंदर में जो मीट्स योर एक्सपेक्टेशन, जो काम आपने दिया है वो काम लगभग वो एवरेज जैसा काम वो आपको जैसा आपने बताया था वैसा वो काम आपको करके ला देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काम आपने सामान्य से बताया हो पर वो उससे अच्छा करके लेके देते हैं। हो सकता है आपने असाइनमेंट दिया है तो उसका आउटर कवर बहुत सजा के लेके आते हो। कुछ बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करते हैं, जो चीज़ें आपने नहीं बताई हैं, जो फ्रेम में भी नहीं था, उससे भी वो बहुत अच्छा करके बताते हैं। हो सकता है शायद एक सिंपल सा असाइनमेंट के अंदर कोई बच्चा बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस भी लिख के आ रहा है, तो दिस इज नोन एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। हालांकि इसके बिल्कुल विपरीत जैसी भी घटना होती है जिसमें कि कुछ छात्र जो हैं जो आपने चीज़ें कही थी उससे थोड़ा कमतर परफॉर्मेंस देते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस जो होगी सो कह सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस, मतलब कि दे वर नॉट सीरियस अबाउट देयर प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर काम दिया जाए कुछ बच्चे दैट इज रॉकेट पे फ्लाई करते दिख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ घर पे बैठे टाइम बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल के अंदर में या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। हालांकि एग्जैक्टली सेम मीनिंग नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू शो कि अगर एक ग्रुप को काम दिया जाए तो उसके अंदर में आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मिंग भी एंड बैड परफॉर्मिंग भी, एंड देन वी हैव in that is between these two groups we have an average people, ठीक है, जो कि वैसे लोग हैं जो कि एवरेज वर्किंग है। तो अब यहाँ से हम जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे टेस्ट लगाना पड़ जाए कि कौन से बच्चे हैं जो बहुत बुरा परफॉर्मेंस करते हैं या कम परफॉर्म करते हैं या अंडर परफॉर्मेंस करते हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है। तो इस केस में जो टेल टेस्ट हो जाएगा मेरा, मतलब कि वो सिर्फ इन बच्चों की मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 टेल टेस्ट। इसके विपरीत अगर मैं ये जानना चाहूँ कि वो कौन से बच्चे हैं जो बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं साथ साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कराते हैं, तो इस केस में मेरे पास ये रीजन
साथ साथ में ये रीजन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टू टेल टेस्ट लगाना चाहूँगा। तो ये जो हमने कर्व डेवलप किया है, ठीक है, छात्रों का परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व, या कई बार इसे गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। और ये जो एक्सट्रीम पे वैल्यूज आपको दिखती हैं, इसको कहा जाता है टेल्स ऑफ ए कर्व। टेल्स ऑफ ए कर्व का मतलब हो जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज़ अगर प्राकृतिक रूप से उनका किसी भी तरह से वितरण होगा तो वो इस प्रकार से ही होगा, जिसमें सामान्य लोग मध्य में होंगे और एक्सट्रीम वैल्यूज आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में या टेल एंड पे दिखेगी। तो अगर हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमारा, ठीक है, तो हमारा जो मैंने पहले ही बात कहा था कि अगर एक्सेप्ट करना चाहे नल हाइपोथेसिस किसी चीज़ के बारे में है, जैसे कि अगर लोड बेयरिंग कैपेसिटी पुल की होगी, ठीक है, तो मान सकते हैं कि अगर वो 10 टन है तो हम चाहेंगे कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर में या 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो वो कितना हो जाएगा, 100 में से 0.95%, ठीक है, बताइए 0.95 या 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे उसको टेस्ट करेंगे। तात्पर्य है कि हमारा नल हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करेंगे, 95% उसको हम एक्सेप्ट कर ही लेंगे। सिर्फ 5% एरिया आता है जब टेस्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आए, तब उसको इस श्रेणी में डालिए और इसको रिजेक्ट करिए। तो हमारा रिजेक्शन रीजन हो जाएगा ये वाला। हाइपोथेसिस का कौन सा टेस्ट करने की विधि क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो एक्सट्रीम वैल्यू पे आ रही है तो उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, वरना हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज नोन एज वन टेल टेस्ट, ओके। एंड देन वी हैव टू टेल टेस्ट कि अगर मेरे पास में कोई चीज़ें वस्तु हैं और ये जो है 0.45 0.5 एरिया, ये हम कैलकुलेट करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर में कि कोई वस्तु है तो अगर वो वितरण होगा तो कैसा होगा। तो ये अगर किसी चीज़ की मीन वैल्यू है तो मीन वैल्यू से कोई वस्तु कितनी इधर जा रही है और कितनी इधर जा रही है, तो उसके वितरण के आधार पर हमने इसका कर्व को ड्रॉ ऐसा किया है। और अगर 95% की बात करें तो किसी भी चीज़ का 95% जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और इस भाग के ग्राफ में वो कभी नहीं आएगा, वो बाकी के 5% आएंगे। तो टू टेल टेस्ट के अंदर में अगर कोई चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं, कौन से बच्चे हैं जो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बुरा परफॉर्म करने वाले बच्चे आपको इधर दिखेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले एरिया वाले बच्चे आपको इधर दिखेंगे। बाकी जो हमारा नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस रीजन होगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा, 0.475 इधर एंड 0.475 इधर, मतलब 95% कॉन्फिडेंस लेवल हमें इस जगह पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये क्षेत्र जो है रिजेक्शन का रीजन वो 0.025 इधर हो जाएगा और 0.025 इधर हो जाएगा। जी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये आगे हम कैलकुलेट करके बताएंगे भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो वैल्यूज आती है तो 1.96 नेगेटिव वैल्यूज इधर और जी की पॉजिटिव वैल्यूज 1.96 वो राइट साइड में आ जाएगा। मूविंग अहेड, किसी भी टेस्ट को लगाने से पहले हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि हम एक सिग्निफिकेंस लेवल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल हमारा या जो 5% का हो सकता है या वो 1% का हो सकता है। जब कभी भी आप हाइपोथेसिस के सिग्निफिकेंस लेवल को आप अगर पहले से डिसाइड कर दे रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें। पहली चीज़ है आपका सैंपल मीन्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डिफरेंसेस क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपकी सैंपल क्या है, किन चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उन सैंपल का साइज़ क्या है, वो 30 है या 30 से अत्यधिक उनकी संख्या है, इस प्रकार की बातों को जानेंगे। सैंपल्स के अंदर में वेरिएबिलिटी कितनी है, मतलब कि एक सैंपल दूसरे सैंपल से कितना ज़्यादा भिन्न है, ठीक है, या कितना ज़्यादा वो डिफरेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा पैरामीटर सिग्निफिकेंस लेवल का। एंड लास्ट में इसको कहता है हाइपोथेसिस इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। किसी दिशा के अंदर में हमारा हाइपोथेसिस है, कोई खास बता पा रहा है कि ये मेथड दूसरे मेथड की तुलना में ज़्यादा बढ़िया है या ज़्यादा बुरा है। इन बातों के बारे में भी ख्याल रखते हुए हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल को टेस्ट करते हैं। हालांकि अगर कहीं पर सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया हुआ हो तो हम स्वतः मान लेते हैं कि वो 5% पे ही है, और जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे वो 5% लेवल पे या 95% चांसेस होंगे कि हमारा H नॉट है या नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा। देन वी डिसाइड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, कौन सा सैम्पलिंग प्रतिशत है अगर उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं तो अगर मान लिया कोई सैंपल है उसकी संख्या टोटल 100 है, तो 100 जो सैंपल्स उसका वितरण कैसा होगा, तो वो इस प्रकार से दिखेगा वितरण आपको। अगर उसकी मीन वैल्यू बीच में 50 यहाँ पे आ जाती है तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 34.13, और इधर नेगेटिव में 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तो 34.13, तो लगभग 68.26 हमारा जो प्रतिशत है
वो हमारा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का वो मीन वैल्यू से या औसत वैल्यू के इधर ही होगा। अगर मैं लोगों की हाइट के बारे में बात करूं या स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो लगभग किसी भी क्लास के अंदर में 68% बच्चे जो होंगे वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन होंगे औसत के आसपास में। उसके अलावा 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दोनों तुलना में हम वो देखेंगे तो वो लगभग 95.44% या 95% के आसपास में हमें वो स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। और बाकी जो है हमारा 0.025 एंड 0.025 ये हमारा वो रीजन होगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। ओके, जैसे कि अगर सिंपल सी भाषा में बात करूं तो मैं जैसे दरभंगा शहर में रह रहा हूं, तो मेरा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव अभी यहाँ पे होगा यहाँ के रेनफॉल को स्टडी करने का। तो ये जानना चाहूँगा कि पिछले 30 वर्षों में यहाँ की वर्षा कैसी रही है। ओके, तो बहुत से दिन ऐसे रहे होंगे जहाँ पे कि साल की औसत वर्षा जो है वो 250 से लेके 350 के बीच में हमें देखने को मिली होगी। ओके, दैट इज़ मंथली अगर रेनफॉल की बात करें, एवरेज एनुअल एवरेज की बात करें तो हमें यहाँ एनुअल टोटल नहीं, एनुअल एवरेज की बात कर रहे हैं तो 250 से 350 के mm में हमें देखने को मिलेगी। पर कुछ दिन ऐसे भी होंगे या कुछ वर्ष ऐसे भी होंगे जिसमें वर्षा जो है वो 550 के आसपास पहुंची होगी, या कुछ वर्ष ऐसे होंगे जिसमें कि वर्षा हमारी वो 150 के नीचे रह गई होगी। तो बिलो वाली वैल्यूज हमें इधर नजर आएंगे और एक्सीडिंग वैल्यूज, ज़्यादा वाली वैल्यूज हमें इधर देखने को मिलेगी। तो इसको कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि अगर हमारे पास में सैंपल साइज अगर ज़्यादा है तो हमें इस प्रकार की दिखेगी। अगर सैंपल साइज कम है तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, उसको बोलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स अगर सैंपल साइज आपका 30 है या 30 से कम है तो उसके अंदर में हमें वैल्यूज जो है वो मीन के पास में कॉन्सेंट्रेटेड हमें नज़र आती हैं। मतलब मीन के वैल्यू में पास में हमें औसत के पास में वैल्यूज, ये तो लाल रेखा से प्रदर्शित किया गया है, ये वैल्यू दिखा रही है आपको टी स्टैटिस्टिक्स के बारे में या टी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये बताता है, ठीक है, कि आपकी वैल्यूज कहाँ पे, आपका उनका वितरण किस प्रकार से है। तो मीन के आसपास में दिखेगी और इसके टेल्स जो हैं वो थोड़े से आपको फैट नजर आते हैं। ओके, तो आगे जानेंगे फ्यूचर में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझ सकते हैं। Then we come to another important aspect that is known as selecting a random sample and selecting an appropriate value. नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको एक रैंडम सैंपल, या आप जिस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें से आप रैंडम सैंपल को चूज़ करिए और सैंपल के डेटा में से एक खास एप्रोप्रिएट वैल्यू को निकालिए जो कि आप टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है आपका उसको सही ढंग से वो प्रदर्शित कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा को सारा का सारा चूज़ कर लूँ, मेरी वैल्यू जो n की है, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो है मेरे अगर वो 30 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे z स्टैटिस्टिक्स चूज़ करूँगा और मैं उसको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन की सहायता से स्टडी करना चाहूँगा। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं ये देखना चाहूँगा या ऐसी प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाता है संभावनाएं, ठीक है, कि मेरे जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किया है जो वो, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप स्टडी कर रहे हो तो सारे के सारे टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं महिलाओं की साक्षरता और महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो दोनों को स्टडी करना चाह रहा हूँ तो मैं सारा का सारा टेस्ट पूरी पॉपुलेशन पे कभी नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ सैंपल्स पे ऐसा टेस्ट लगाऊंगा और ये जानना चाहूँगा कि क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, जो सही बात निकल रही है, जो वास्तविकता है, उससे हमारा सैंपल के रिजल्ट जो है वो कितना वेरी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देखना चाहूँगा कि अगर मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो भी रिजल्ट्स मेरे या सैंपल्स कितने ज़्यादा वेरी कर रहे थे। अगर मैं ये मान लूँ कि शिक्षा और महिलाओं के रोजगार में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अगर ये बात प्रामाणिकता भी मिल जाती है हमें इस बात की, तब भी मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने प्रतिशत महिलाएं थी जिनके ऊपर में इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर पड़ा या नेगेटिव असर पड़ा। कितनी महिलाएं थी जो वाकई में शिक्षित हुई और उन्होंने रोजगार परक जीवन व्यतीत किया। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द एंड वी कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, आप उसको कैलकुलेट करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और ये जो वैल्यू है अल्फा, इसको आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू से, और प्रोबेबिलिटी का जो है उसको चेक करते हैं कि क्या वो अल्फा के वैल्यू से बराबर में है या वो छोटा है, ठीक है। अगर या तो वो बराबर है या वो छोटा है तो आप हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इसके विपरीत हो जाए, दैट मीन्स आपने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है अगर वो ज़्यादा मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, हम क्या करते हैं, संभावनाएं जो है वो जानना चाहते हैं।
कि जितनी ज़्यादा मुझे संभावनाएं मिलेंगी, दैट मीन जितनी मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा मुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि जितनी महिलाएं शिक्षित हुई और जितनी महिलाओं को रोजगार नहीं मिला, जितने ज़्यादा मुझे मिलेगा तो मतलब कि मेरा नल हाइपोथेसिस वो बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा के होने से महिलाओं को रोजगार नहीं मिला तो ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अगर ऐसे वैल्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एल्स मैं ऐसे रिजेक्ट करूँगा। ओके, सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम जो सारे स्टेप्स को फिर से क्लियर वे में या शॉर्ट फॉर्म में समझाता है। फर्स्ट थिंग इज that is you state H0 या H0 and HA alternative hypothesis and null hypothesis कब स्टेट करते हैं, आप उसका सिग्निफिकेंस जो लेवल है वो बताते हैं, क्या वो 5% है, क्या वो 1% है। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या वो आपका स्टूडेंट्स का जैसा टी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, कि क्या वो उस प्रकार से, सैम्पल किस प्रकार के हैं, रैंडम सैम्पल को चूज़ करते हैं, एप्रोप्रिएट वैल्यू को चूज़ करते हैं सैम्पल में से, एंड फाइनली आप क्या प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं। और प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं अगर वो वन टेल टेस्ट है, किसी चीज़ वैल्यू की संख्या को, सैंपल को आप टेस्ट कर रहे हैं कि वो किसी से कमतर है कि या वो ज़्यादा है। अगर एक ही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं तो अल्फ़ा के वैल्यू को आधे से आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर टू टेल टेस्ट है, एंड देन वी ईदर रिजेक्ट इट or we accept it. If you are rejecting a null hypothesis, then you are also running the risk of committing type 1 error. और मैं यहाँ पे दिखाने के लिए फिर से समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारा null hypothesis अगर हमारा ट्रू हो और उसके बावजूद अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, then you are committing टाइप 1 एरर। अगर नल हाइपोथेसिस सही निकल के आ गया और उसके बावजूद आपने रिजेक्ट किया है तो वो टाइप 1 एरर है। और दूसरे केस में अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपका टाइप 2 में आ जाएगा, जिसे हम बीटा एरर भी कहते हैं। तो इस स्थिति के अंदर में हालांकि जब कभी भी कोई भी आप टेस्ट लगाएंगे तो टाइप 1 या टाइप 2 एरर होने की संभावना रहती है, बट इसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हम मिनिमाइज कर देते हैं या बहुत इसको कम कर देते हैं, जिससे कि एरर ऑलमोस्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि कैसे किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए और उसके रिजल्ट को समझा जाए। तो मेरे सामने एक स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल जिसमें दिखा रहा है, जो ये बताते हैं कि जो ओबिसिटी वाले पेशेंट हैं, जो थोड़े से मोटे लोग हैं या जिनको थोड़ा हम ये भी समझने के लिए समझ सकते हैं कि जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, उनका औसत तौर पे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो लगभग 100 के आसपास में रहता है, विथ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15। किसी का 115, किसी का 85 भी हो सकता है। 85 से 115 के मध्य में लोगों का ग्लूकोज लेवल रहता है। यहाँ पे आके एक रिसर्च करने वाला स्टूडेंट ये कहता है कि लोगों के ग्लूकोज के लेवल के ऊपर में, ठीक है, वो व्यक्ति आलू खाता है कि नहीं खाता है, इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर आप डायबिटीज़ वाले हैं, अगर या मोटे व्यक्ति हैं, अगर आप आलू ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप आलू ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा या वो घट जाएगा। तो वो ऐसी चीज़ों का टेस्ट करना चाहता है और इसके लिए क्या करता है वो क्या करता है, 30 लोगों के ऊपर में सैंपल लेता है और क्या करता है, उन 30 लोगों को आलू खिलाता है और उनका ग्लूकोज लेवल चेक करता है। 30 लोगों का जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो सैंपल निकल के आता है, एवरेज वैल्यू आती है 140। तो यहाँ पे आने के बाद में अब वो इस चीज़ को रॉ कॉर्न स्टार्च या क्या है, पोटैटो है, उसका वो इफेक्ट देखना चाहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल स्टेट अ नल हाइपोथेसिस H0 की जो है लोगों का औसत ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 है। दूसरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल वो 100 नहीं है। और यहाँ पे आके हम अपना अल्फा लेवल या सिग्निफिकेंस लेवल चेक करेंगे 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में कि यहाँ पे क्या होगा। पर चूंकि ये मेरा ऐसा टेस्ट है जो H1 जो हमारा सेकंड है वो ये शो कर रहा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 100, मतलब कि या तो वो 100 से अधिक हो सकता है या वो 100 से कम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 टेल टेस्ट करूँगा, जिसमें कि कम होना और ज़्यादा होना दोनों चीज़ों को टेस्ट करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 0.05 को 2 से भाग दे दूंगा और ये वैल्यू मारी है 0.025 और यहाँ पे आने के बाद में जी स्कोर निकालूंगा, ठीक है, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको देखने के लिए कि मेरी वैल्यू क्या चीज़ है। तो निकालने का बहुत आसान तरीका है, चूँकि अगर मैं एक भाग में देख रहा हूँ इसके कि कौन से भाग में वो कम हो रहा है, तो क्या करूँगा 1 माइनस 0.025 दैट कम्स आउट टू बी 0.975, मतलब कि 1.96। अगर इस वाले ग्राफ की बात करें, ठीक है, हेयर, ठीक है, तो अगर मेरा कोई वैल्यू अगर 100 के अंदर में लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं आता है तो या तो वो 100 से कम आएगा,
तो वैल्यू या तो कम होनी चाहिए नेगेटिव के अंदर में, माइनस से इससे इधर होनी चाहिए, या वैल्यू 100 से अगर लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आया तो वो 1.96 पॉजिटिव वाले से वो इस भाग में आएगा। एक्सेप्टेंस रीजन में नल हाइपोथेसिस का इतना है, मतलब कि अगर लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 आ जाए तो वो इस रीजन में आएंगे और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आलू खाने पर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आता और आम लोगों की तरह जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 100 ही रहता है। अगर आलू खा लेते हैं आप तो या तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक एग्जाम्पल, तो हमने इसको रन किया, रन करने का फॉर्मूला क्या है, जी स्कोर का है, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन के रो अपॉन अंडर रूट एन। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो आ जा रही हैं वो आ रही है मीन की वैल्यू है। मीन हमारा जो था, हमारा मीन ग्लूकोज लेवल जो कैलकुलेट किया गया था वो था हमारा 140 में से हमने 100 को माइनस किया यहाँ पे, जो कि हमारा दैट इज़ जो मीन वैल्यू थी हमारी दैट इज़ नल हाइपोथेसिस के अंदर वो थी 100। तो 140 जो सैंपल में से निकाला गया माइनस 100 अपॉन, ठीक है, वे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे स्टार्टिंग में पहले दिया गया था कि लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल वो 15 या तो ज़्यादा होता है या वो कम होता है। तो 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 30, बिकॉज हमारा सैम्पल साइज 30 था तो हमने वो 30 लिया और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 14.60। अब 14.60 वैल्यू जो है वो मेरा माइनस 1.96 से छोटा तो नहीं है, पर ये वैल्यू जो हमारी वो 1.96 से बड़ी निकल के आती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आलू खाने के बाद में दैट मीन्स यहाँ पे आके मेरा 14.3 जो वैल्यू आई वो 1.96 से बहुत दूर इधर आके वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स हम एक्सेप्ट कर लेंगे दैट आफ्टर ईटिंग ऑफ पोटैटो या आलू खा जाने के बाद में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सो ही वी कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक। सो थैंक यू and stay connected. We will be shortly coming with another video on the chi-square टेस्ट, ठीक है। तो उसमें जानेंगे काई स्क्वायर टेस्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को कैसे हाइपोथेसिस में कैसे टेस्ट को लगाया जाता है, इसका क्या महत्व है। और फिलहाल के सिर्फ इतना ही। थैंक यू।